to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा सामने रख दिया और मसौदा सामने आने के साथ ही सरकार की इस कानून को लेकर तैयारियां समझ में आने लगी। शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार ने नियम बनाए और इस पर हुआ विवाद। आज के शो में हम इस पूरे प्रकरण के एक एक धागे को खोलकर देखेंगे, विशेषज्ञों से बात करेंगे और विवाद का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे दिन की सुर्खियों का। पहली सुर्खी मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां के पटाखों की एक फैक्ट्री में आज ज़ोरदार ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मृत्यु की खबर है और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में फ़ौज की मदद भी ली जा रही है। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम भी रेफ़र किया गया है। खबरों के मुताबिक पटाखों की ये फैक्ट्री हरदा शहर में ही मगरदा रोड पर पैरागढ़ गाँव में थी। धमाका मंगलवार सुबह यानी कि आज ही सुबह 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज़ सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा रहा था। खबरों के मुताबिक 1 घंटे तक धमाके होते ही रहे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक फैक्ट्री के आसपास के घरों में भी बारूद रखा हुआ था। धमाका होने के बाद इन घरों में भी आग लग गई। एहतियातन प्रशासन ने 100 से ज़्यादा घरों को खाली करा दिया है। हरदा के आसपास के 7 जिलों की फायर ब्रिगेड्स यहां बुलाई गई हैं। इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। हरदा एसडीएम केसी पर्ते ने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दुख व्यक्त किया है और ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह को हरदा रवाना किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। उन्होंने एक बयान भी जारी किया, आप सुन लीजिए। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। ये खबर जब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तब भी हरदा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही फायर ब्रिगेड की कई टीम्स आग से जूझ रही हैं। अगली सुर्खी का संबंध प्रवर्तन निदेशालय और उसके छापों से संबंधित है। ये आवाज़ आम आदमी पार्टी के सांसद और पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता का है। आज सुबह ईडी की एक टीम एनडी गुप्ता के घर पर छापा मारने पहुंची। ईडी की ये रेड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। एनडी गुप्ता के घर के अलावा अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी नेताओं से जुड़े करीब 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। अब बताते हैं कि ईडी की ये कार्रवाई हुई किस लिए। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई के महीने में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने एक एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स की आपूर्ति, उन्हें इंस्टॉल करने, टेस्टिंग के लिए देने इत्यादि का जो टेंडर दिया उस समय कंपनी को लाभ पहुंचा दिया। एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया, जबकि कंपनी जरूरी मानदंडों पर खरी ही नहीं उतरती थी। 31 जनवरी को ईडी जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी का यह ताज़ा एक्शन इसी मामले में हुआ है। अब बात इस एक्शन पर आए पॉलिटिकल रिएक्शंस की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना ने आरोप लगाया है कि 5 जनवरी को उन्होंने ईडी को एक्सपोज करने की बात की थी, इसलिए आज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापे मारे गए। आतिशी ने ईडी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कहा कि मामले पर ईडी अभी तक ना तो कोई रिकवरी कर पाई और ना ही सबूत ही जुटा पाई। आतिशी ने यह भी इल्जाम लगाया कि ईडी ने बंद कमरे में आरोपियों के बयान दर्ज किए और कोर्ट में अलग स्टेटमेंट्स रख दिए और आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज के ऑडियो डिलीट कर दिए। अगर ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होगी तो यह सबूत नहीं बचेगा कि क्या किसी विटनेस को डराया गया, क्या किसी विटनेस को धमकाया गया। जो विटनेस ने बोला और जो कागज में लिखा गया, क्या वो एक ही चीज है या वो अलग अलग चीज है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने आतिशी मरलेना के इन आरोपों का संज्ञान लिया है। आज तक के संवाददाता पंकज जैन ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें बताया गया है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। जांच एजेंसी को बदनाम करने के आरोप में ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को संदेह की नज़र से देख रही है। दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता जांच एजेंसी की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। तो आज जो ये कार्रवाई चल रही है, एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली से चलते हैं पश्चिम बंगाल। राज्य के कई हिस्सों में आज ईडी ने छापे मारे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में कथित घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने बंगाल की कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक झारग्राम में सरकारी अधिकारियों के आवास पर, चुनचुरा में एक कारोबारी के घर पर, हुगली और मुर्शिदाबाद में भी ईडी का छापा पड़ा। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसी लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार हुए संदिग्ध की पहचान रियाज अहमद राथर के रूप में हुई है, जो सेना से सेवानिवृत्त अफसर बताया जा रहा है। रियाज पर इल्ज़ाम है कि एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद रिसीव करने के मामले में वो शामिल था। इंडिया टुडे की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के एडिटर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार और गोला बारूद पीओके स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मंजूर अहमद शेख उर्फ शकूर और काजी मोहम्मद खुशाल द्वारा भेजे गए थे। दोनों अपनी डील को सीमा पार से ऑपरेट कर रहे थे। डीसीपी रेलवे के पीएस मल्होत्रा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों से विशेष जानकारी मिली थी कि कुपवाड़ा का रहने वाला रियाज अहमद जम्मू कश्मीर में हाल ही में पकड़े गए आतंकवादी मॉड्यूल मामले में वांटेड चल रहा है। इसके अलावा जानकारी मिली थी कि रियाज अहमद फरार है और जल्द ही तड़के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचने वाला है। इस जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। टीम ने वहां रियाज को स्पॉट किया। पुलिस को देखते ही रियाज ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन एग्जिट गेट नंबर 1 से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर ही लिया। साथ ही उसका एक और साथी अल्ताफ भी मौके से हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद रियाज ने पुलिस टीम को बताया कि वो अपने दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस में सवार हुआ था और 3 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से वो ऑटो में बैठकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहाँ से रियाज अहमद रादर किसी दूसरे ठिकाने पर जाने वाला था। सुर्खियां समाप्त, अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर। 6 फरवरी को टीवी चैनल्स पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें नजर आईं। वो हाथ में भारत के संविधान की प्रति लेकर विधानसभा की ओर जा रहे थे। मुख्यमंत्री धामी को विधानसभा पहुंचकर एक ऐसे कानून का ड्राफ्ट पेश करना था जो देश की आज़ादी के समय से ही बहस के केंद्र में है। हम समान नागरिक संहिता उर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात कर रहे हैं। देश के हर नागरिक के लिए समान कानून की बात, हर धर्म और हर वर्ग के लिए, किसी को विशेष छूट नहीं। ऐसा कानून जिसके पटल पर आने के बाद धर्मों और समुदायों के अपने अपने नियम कायदों की जगह भारत का कानून ले लेगा। धामी विधानसभा पहुंचे। उनके पास यूसीसी बिल का ड्राफ्ट था, जिसे एक दिन पहले यानी 5 फरवरी को उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। समान नागरिक संहिता की बहस में इस बात पर बड़ा जोर है कि न ये धर्म से प्रेरित है और न ही प्रभावित। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने सदन में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी, भाजपा विधायक जय श्री राम का नारा लगाने लगे। बिल इन्हीं नारों के बीच टेबल भी हो गया। सदन में हंगामा हुआ, लिहाजा कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा। दोपहर 2 बजे तक की कार्रवाई के लिए पक्ष और विपक्ष तो तैयारी कर ही रहा था, मीडिया वाले भी तैयारी कर रहे थे। सबके पास बिल की एक कॉपी आ गई थी। बिल के तमाम प्रावधानों को समझने की कोशिश चल रही है। क्या है ये बिल, इसे हमने भी समझा, आप भी समझिए। इस बिल का पूरा नाम हमें बताया गया कि समान नागरिक कानून 2024 है और इस कानून के 5 मुख्य अवयव हैं। पहला विवाह यानी मैरिज, दूसरा तलाक यानी डिवोर्स, तीसरा गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, चौथा उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस और 5वां दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन। अब हम सबसे पहले विवाह से जुड़े प्रावधानों को समझते हैं। इस कानून में कहा गया है कि पुरुष और महिला के बीच शादी का कॉन्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना ही वधू का कोई जीवित पति हो। यानी इस कानून में बहुविवाह को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पति या पत्नी के जीवित रहने की स्थिति में अगर दूसरा विवाह किया जाता है तो विवाह अवैध होगा। विवाह के समय पुरुष की आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो और स्त्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो।
और विवाह के लिए मंजूरी देते समय पति और पत्नी मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन को विवाह की तिथि से 60 दिनों के भीतर करवाना होगा। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपना विवाह रजिस्टर करवाया हुआ है। 26 मार्च 2010 के बाद की सभी शादियों को कानून लागू होने से 6 महीने के भीतर रजिस्टर कराना होगा। पंजीकरण न कराने की स्थिति में विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और दंपति पर अधिकतम 20,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। विवाह के बाद दंपति में से कोई भी यदि बिना सहमति के धर्म परिवर्तन कराता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा। विवाह में शामिल पुरुष और स्त्री जिस भी धार्मिक और सामाजिक पद्धति को फॉलो करते हो वो उसे फॉलो कर सकते हैं। विवाह पद्धति को इस कानून में नहीं छेड़ा गया, यानी जिस तरह से आपकी मैरिज कंसेक्रेट की जाती है उसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है। ये तो हो गई विवाह की बात। अब बात करते हैं तलाक की। इसको लेकर बिल में क्या प्रावधान है। विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से तलाक लेने का अधिकार प्राप्त होगा। पति भी ले सकता है, पत्नी भी ले सकती हैं। इस कानून के मुताबिक तलाक के लिए विवाह के बाद कम से कम 1 साल का गैप रखना होगा, यानी शादी होने के 1 साल तक दंपति तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर नहीं कर पाएंगे। तलाक के लिए कुछ आधार भी मुहैया कराए गए हैं, जैसे पति या पत्नी द्वारा मानसिक या शारीरिक क्रूरता करना, पति या पत्नी द्वारा किसी और व्यक्ति से विवाहेतर संबंध रखना, बिना कोई कारण बताए एक दूसरे को छोड़ देना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, कोई गुप्त रोग होना STD, तलाक के लिए पति और पत्नी की आपसी सहमति होना। इसके अलावा महिलाओं को कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं तलाक के लिए, जैसे अगर पति बलात्कार या अप्राकृतिक सेक्स का दोषी पाया जाता है, यहाँ किसी और महिला से बलात्कार करने की बात हो रही है, मैरिटल रेप पर स्पष्ट नहीं किया गया है। माने अगर कोई पत्नी ये शिकायत करे कि पति ने उसका रेप किया तो उसके लिए कानून में कोई प्रावधान है या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। यदि पति ने UCC आने से पहले ही 1 से अधिक शादियां कर रखी हों तो भी तलाक लिया जा सकेगा। कोर्ट से तलाक मिलने के बाद तलाक का भी पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर भी 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तलाक होने के बाद आगे दंपति फिर से विवाह करना चाहते हों तो उन्हें किसी विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इससे हलाला जैसी कुरीतियों का अंत होगा। तलाक के बाद दंपति की संतानों को वैध माना जाएगा, उन्हें सभी अधिकार मिलते रहेंगे। विवाह और तलाक के अलावा इस कानून का जो अन्य ज़रूरी पार्ट है वो है गुजारा भत्ता, गोद लेना और उत्तराधिकार से जुड़े हुए नियम। हम इन 3 पार्ट्स के प्रावधानों को भी एक साथ समझाना चाहते हैं। माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी तय करते समय लड़के और लड़की में भेद नहीं किया जा सकेगा। लड़कियों को लड़कों के बराबर संपत्ति मिलेगी। संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम कृषि भूमि पर भी लागू होगा। अगर कोई पुत्र संपत्ति के लिए अपने पिता या परिजनों की हत्या में लिप्त पाया जाता है तो उसे संपत्ति की प्राप्ति से वंचित कर दिया जाएगा। तलाक के बाद भारतीय संविधान में निहित नियमों कानूनों के मुताबिक पति पत्नी से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। सभी धर्मों और संप्रदायों में बच्चे को गोद लेने के नियम समान होंगे। इसके बाद इस बिल के सबसे बहस तलब हिस्से की अब बात कर लेते हैं कि यह हिस्सा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। जब कोई कपल बिना विवाह किए एक दूसरे के साथ रहना शुरू करता है तो इस अरेंजमेंट को आम बोलचाल की भाषा में लिव इन रिलेशनशिप कह दिया जाता है। इस लिव इन रिलेशनशिप पर बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले युगलों को स्थानीय प्रशासन के यहाँ लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप उत्तराखंड के मूल निवासी हों या न हों, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। उत्तराखंड के निवासी जो किसी दूसरे राज्य में लिव इन में रह रहे हों वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के तहत पैदा हुई संतान वैध संतान मानी जाएगी। संतान को माँ बाप का हक मिलेगा और मिलेंगे तमाम कानूनी अधिकार भी। लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने की सूरत में कपल को लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण नहीं किया गया और 1 महीने से ज़्यादा समय तक कपल साथ रह गया तो कपल को 10,000 का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में भी महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी महिला को लिव इन पार्टनर छोड़ देता है तो गुजारा भत्ता पाने के लिए महिला अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। ये जो हमने तमाम प्रावधान आपको बताए ये बिल के प्रमुख प्रावधान है। बता दें कि बिल के ड्राफ्ट में उत्तराखंड सरकार ने साफ कहा है कि यह कानून राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा, यानी आदिवासी समाज की प्रथाएं और पद्धतियों पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बिल के सामने आने के बाद बहस और बयानबाजी भी हुई, उस पर बात करें। उससे पहले इस बिल की राजनीतिक अहमियत को समझ लेते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया, UCC की बहस आज़ादी के समय से चल रही है। 1947 में देश की आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए एक अदद कानून और एक संविधान चाहिए था। एक संविधान सभा का गठन हुआ। 23 नवंबर 1948 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक चल रही थी। चेयरमैन की कुर्सी पर उपसभापति हरेंद्र कुमार मुखर्जी बैठे थे। तब
तभी बॉम्बे से संविधान सभा के मेंबर मीनू मसानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव रखा। कहा कि विवाह और उत्तराधिकार आदि के लिए पूरे देश में एक नियम होना चाहिए। मीनू मसानी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया संविधान सभा के सदस्यों कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। साथ ही संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया। इन सभी लोगों ने तर्क दिया कि यूसीसी लाने से लैंगिक समानता आएगी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि मद्रास से संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय कहता है कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों के बीच अविश्वास और कटुता लाएगी, और मैं कहता हूं कि इसके विपरीत होगा। समान नागरिक संहिता समुदायों के बीच एकता का भी कारण बनेगी। वहीं संविधान सभा के जो मुस्लिम सदस्य थे, जैसे मोहम्मद इस्माइल, नज़ीरुद्दीन अहमद, मौलाना हसरत मोहानी और बी पोकर साहिब बहादुर, वो यूसीसी के विरोध में थे। उनके तर्क थे कि पर्सनल लॉ को अनछुआ रखना चाहिए क्योंकि ये लोगों के धर्म और संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल से आने वाले सदस्य नज़ीरुद्दीन अहमद ने तो ब्रिटिश शासन का हवाला भी दिया। कहा, हमारे देश में बहुत सारे कानून पहले से पर्सनल लॉ में दखल देते हैं, लेकिन 175 साल के ब्रिटिश रूल में भी उन्होंने कुछ पर्सनल लॉ को नहीं छुआ, जैसे शादी से जुड़ी प्रैक्टिस या उत्तराधिकार का कानून। मुझे कोई शक नहीं कि एक वक्त आएगा जब पूरे देश में एक जैसा सिविल लॉ होगा, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। अंग्रेज़ों ने जो 250 साल में नहीं किया, जो मुस्लिम शासक 500 साल में करने से बचते रहे, इसलिए हमें स्टेट को ये ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो इसे एक बार में कर दे। संविधान सभा बटी हुई थी। कुछ लोग यूसीसी लागू करना चाह रहे थे, कुछ पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे थे। इस पसोपेश की स्थिति में ज़्यादा प्रकाश डाला डॉक्टर आम्बेडकर ने। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि इस देश में एक कंप्लीट यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, ज़्यादातर सिविल कानून भी यूनिफॉर्म है, सिर्फ शादी और उत्तराधिकार के मसले पर हम दखल नहीं दे पाए हैं और आर्टिकल 35 के ज़रिए उससे ही छूना चाह रहे हैं। मुसलमानों में शरीयत का पालन पूरे देश में एक जैसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था है, ये अपने चरित्र के आधार पर नीति निदेशक सिद्धांत होगा और इसी वजह से राज्य तत्काल ये प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू कर सकता है। इस पूरी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा में वोटिंग हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया। अलबत्ता इसे संविधान के आर्टिकल 44 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, ये कहकर कि स्टेट जब उचित समय समझे तब इसे लागू करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निदेशक तत्व, ये एक आदर्श स्थिति की बात करते हैं। इसमें ऐसे प्रावधान है जो सरकार को दिशा दिखाने के लिए रखे गए हैं। इन तत्वों में निहित बातों को लेकर सरकार कभी भी आदेश जारी कर सकती है और इन प्रिंसिपल्स के तहत रखे गए प्रावधानों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। साल 1950 आया, संविधान लागू हो गया, तब यूसीसी नहीं आया। उसमें मुस्लिम समाज में विवाह आदि के लिए पर्सनल लॉ ही लागू रहा। फिर साल 1955 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हिंदू कोड बिल्स पास किए। इन बिल्स के जरिए हिंदू समुदाय के 4 कानून सामने आए: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन एक्ट्स की वजह से हिंदू समुदाय में तलाक, उत्तराधिकार, तलाक के बाद गार्जियनशिप और बच्चों को गोद लेने आदि के प्रावधान तय हो गए, कोडिफाई हो गए। यानी हिंदू समाज में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के लिए सरकार ने कानून बना दिया। तब इसका भारी विरोध हुआ था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन कानूनों के खिलाफ थे, लेकिन सरकार ने बिल पास करवाए। मुस्लिम समाज पर्सनल लॉ के आधार पर चल रहा था। तर्क दिया गया कि हाल ही में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो तुरंत मुस्लिम समुदाय की परंपराओं को बदलने से परहेज करना चाहिए और यहीं से यूसीसी की सीन में एक बार फिर से एंट्री का रास्ता खुला और वो एक राजनीतिक बहस की चीज़ बनता गया, क्योंकि नेहरू सरकार के इस कदम को ऐसे देखा गया कि हिंदुओं के लिए तो कानून बना दिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अपनी परंपराओं के अनुरूप चलने की आज़ादी दे दी गई। नेहरू सरकार के स्टेप पर भारतीय जनसंघ ने आपत्ति दर्ज की, कहा कि एक समुदाय के लिए भेदभाव करना संविधान के खिलाफ है और साल 1957 के चुनावी घोषणा पत्र में जनसंघ ने कहा कि वो सत्ता में आ जाते हैं तो हिंदू कोड बिल को वापस ले लेंगे। आगे आने वाले चुनाव में जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पर्सनल लॉ को रिव्यू करने का ऐलान किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर साल 1985 में शाहबानो केस सामने आता है। मध्य प्रदेश की रहने वाली 62 साल की शाहबानो अपने पूर्व पति के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उन्हें तलाक दिया, 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया और अब गुजारा भत्ता देने से वो इनकार कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 23 अप्रैल 1985 को अपना फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 500 रुपये मासिक भत्ता देने का हुक्म दिया। इस तरह से वो ये केस जीत गई शाहबानो, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने साल 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम संसद से पास करवाया।
अधिनियम के मुताबिक मुस्लिम महिला को अगर उसका पति 3 तलाक देता है तो केवल 90 दिन यानी 3 महीनों तक ही उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। और इस तरह उस वक्त शाहबानो जीत कर भी हार गई। राजीव गांधी सरकार पर मुस्लिम परस्त और प्रगतिशीलता विरोधी होने का इल्ज़ाम भी लगा। इस केस को ढाल बनाकर भाजपा ने सरकार पर अपने हमले और तीखे किए। मुस्लिम्स को छूट और हिंदुओं को नियम में बांधने का इल्ज़ाम उन पर लगा दिया। आखिरकार साल 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया कि वो सत्ता में आते हैं तो यूसीसी लाएंगे और तमाम रूढ़िवादी पर्सनल लॉ को वापस लिया जाएगा। और तब से लेकर अब तक भाजपा अपने तमाम वादों के साथ ही यूसीसी की पिच पर भी खेलती रहती है। और इस फहरिस्त में पहला राज्य हुआ उत्तराखंड, जिसने इस कानून का प्रारूप सामने रख दिया है। और सामने रखा तो बवाल भी हुआ। 2 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो क्या बहस हुई, आप देख लीजिए। इनसे मैंने कहा कि जो गलतियां हुई है उनको सुधारिए, जैसे आप लोगों ने गलतियां की थी वो हम सुधार रहे हैं। आप कर रहे हो, हम सुधारेंगे। अभी आप कर रहे हो, हम सुधारेंगे। उसके बाद जब पत्रकार पूछते हैं कि आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, तो मैंने अध्यक्ष जी मेरे मुंह से पता नहीं क्यों और कैसे निकल गया कि पहले हम भगवान श्री राम का नाम लेते थे तो पुलिस गट्टा पकड़ के जेल में डालती थी, आज भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो सम्मान किया जाता है। ये अंतर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर और दूसरे राज्यों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, आप उन्हें भी सुनिए। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक रंगारंग बगीचा है। एक बगीचे में चाहे कितना ही खूबसूरत हो, एक ही फूल हो, आपको देख के जी भर जाएगा, ज्यादा देर नहीं देख सकते आप। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है, हर गली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई इबादत होती रहती है। ये हमारी खूबसूरती है। और ये सबको जो है वो एक ही ना के एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे, तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों, किस बात का विरोध हो रहा है? विरोध करने वाले लोग समाज में एकरूपता नहीं चाहते हैं। आज तक मोदी जी के विचारों पे चलने वाली जितनी भी राज्य हैं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। प्रतिक्रियाएं तो राजनीतिक लाइन को लेकर आती रहती हैं। हम बात करना चाहते हैं विशेषज्ञों से, मुस्लिम समाज से जुड़े विद्वानों से। जब हमने इस बिल को लेकर बात की तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई। किसने क्या कहा, आप सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति का, उसका क्रिटिसिज्म जब तक सही नहीं है, जब तक कि उसने उसको पूरा पढ़ा नहीं हो और पब्लिक के सामने वो चीज नहीं आई हो। जितना पब्लिक के सामने चीजें आई हैं उसमें लोगों ने अलग अलग प्रकार से टिप्पणी करी है। कुछ बातें व्यक्तिगत तौर पे आप समझ सकते हैं और कुछ बातों में कहीं ना कहीं पे कुछ ठोस आधार नजर आता है। देखिए, उत्तराखंड सरकार आज जो यूसीसी लेके आई है, वो एक इंग्लिश में कहावत है कि डू नॉट फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन। तो ये वही चरितार्थ कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं थी ऐसे कानून की, ना ही ये कोई कानून एक कोई किसी तरह का रेवोल्यूशनरी कदम है। ये चीजों को बस कॉम्प्लिकेट कर रहा है। जो चीजें आसान थी, जो सीधी थी, उनको बस ये कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सामने एक ड्राफ्ट आया है और सरकार से ये मांग रहेगी, उत्तराखंड सरकार से, कि आप इसमें जल्दबाजी ना करें, आप इसका इवैल्यूएशन होने दें और इसमें समानता की जो बात है, सम्मान की जो बात है स्त्रियों की और हर जेंडर की, उसके ऊपर पूरी तरह से विचार होने दें। लेकिन मैं इसका स्वागत करती हूँ कि पहली बार कोई ड्राफ्ट हमारे सामने आया है जिस पर हम बात करने की स्थिति में आए हैं।
अब हमने एक और सवाल रखा, वो ये कि आदिवासी समाज को इस बिल से बाहर क्यों रखा गया है। सुनिए एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। बीजेपी वाले जो कह रहे वो कर नहीं रहे, इनका साफ भी है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, वो जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो आप देखिए इनको इसके रिलीजियस इंक्रीजिंग मैरिज, इस सब नया कोड नया बिल में भी इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज ऑफ मुस्लिम वुमेन और वुमेन कह रहे, सो दैट द जस्टिफिकेशन इज कि एजुकेशन वुमेन में बढ़ता जाए। ये अच्छा चीज है। कर्नाटका में क्या कि अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप स्कूल नहीं आ सकते, वहां पे फिर एजुकेशन का बढ़ावा क्यों नहीं कर रहे। तो इनका कॉन्ट्राडिक्शंस देखिए। तो आप ट्रिपल तलाक बैन का उसका डिटेल में जाइए, उसमें लॉ कैसे पास किए। ट्रिपल तलाक के वजह से मुस्लिम मैन गेट्स क्रिमिनलाइज्ड बट देयर इज नो एलिमिनी फॉर मुस्लिम वुमेन। मतलब पूरा कम्युनिटी का डिसएम्पावरमेंट, तो मुस्लिम वुमेन का कुछ खास बेनिफिट होता नहीं है उसमें। तो आप करना ये चाहते हो इन द एंड, नीदर इट इज प्रो वुमेन नीदर इट इज प्रो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दोनों को डिसएम्पावर करके आप एक टेंशन बढ़ाना चाहते हो कि एंटी माइनॉरिटी सेंस बढ़े। और तीसरा वजह ये भी है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को दिखाते हुए दलित और एसटी इंटीग्रेशन इनटू हिंदू फोल्ड दे वांट टू इंक्रीज। सो मुस्लिम एज एन आउटसाइडर दिखाते हुए एसटी और एससी का जो हिंदू आइडेंटिटी और हिंदू आइडेंटिफिकेशन, हिंदुआइजेशन प्रोसेस को भी बढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ लोकल लेवल का पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स। यू वांट अ सर्टेन वोट बैंक, कि ये लोग हमारा एक वोट बैंक बने रहे, इनको कह दें कि हम जो भी फैसला करेंगे आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया जाएगा, जबकि और लोगों पर आप अपनी मर्जी थोप रहे हैं। बिकॉज आपको याद होगा जब केंद्रीय सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, तो काफी लोगों ने अलग अलग समुदाय के अपना जो भी उनकी राय थी वो लिखी थी लॉ मिनिस्ट्री पे, और लॉ मिनिस्ट्री उसको अभी स्टडी कर रही है सेंटर पे। वो किसी भी प्रकार से एक फाइनल फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। जब तक कि केंद्रीय सरकार एक फैसले पे नहीं पहुंचती और राज्य सरकार उसी फैसले की तरफ बढ़ रही है, तो ये मैं तो समझता हूँ बहुत हद तक केंद्र सरकार की बात का उल्लंघन है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो आने वाले चुनाव हैं उनको मद्देनजर देखते हुए किया जा रहा है। इस बिल का सबसे बहस तलब हिस्सा लिव इन रिलेशन का है। कोई दो वयस्क लोग अपनी मर्जी से अगर रह रहे हैं साथ, तो उन्हें सरकार को इस बात की सूचना देने की ज़रूरत क्यों है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने भाजपा सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि सरकार लोगों के बेडरूम यानी उनके निजी जीवन में क्यों घुसना चाह रही है। हमने इसे समझने के लिए फिर से विशेषज्ञों का रुख किया। सुनिए उनकी भी बात। इसकी सजा दे दी है 6 महीने की, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो सजा होगी 6 महीने के अंदर, और 6 महीने की सजा होगी। अब ये बताइए कैसे पता चलता है कि आप कब लिव इन में रह रहे हैं। आपका रिश्ता शुरू होता है दोस्ती से लेके, उसके नए नए लेवल होते हैं, आप साथ में रहते हैं। कई बार ये होता है दोनों के अलग अलग फ्लैट है दोनों, लेकिन साथ में रह रहे हैं, सोने वहां चले जाते हैं, कुछ दिन वहां बिता रहे हैं, तो वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। आपने ये भी कह दिया कि लिव इन में खत्म होता है तो उसके बाद मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं। तो वो रिश्ता आपने इससे क्या किया, आपने शादी का जो एक सैंक्टिटी थी उसको नीचे कर दिया। आप कहते हैं कि आप विवाह संस्कृति का हिस्सा है, विवाह की सैंक्टिटी है, ठीक है, हाँ, तो उसको तो आपने नीचे कर दिया, क्योंकि मेंटेनेंस तो तब मिलता है जब वैवाहिक अधिकार होता है। जब वो नहीं है, यहाँ पे कभी शादी की बात नहीं हुई, शादी का कोई वादा नहीं है, उसके बाद संबंध टूट रहा है, आपसी सहमति से भी टूटा हो, तो भी आप वो लड़का मेंटेनेंस देगा, वो जिंदगी भर मेंटेनेंस देगा, तो उसकी शादी कैसे होगी। वो लड़की मेंटेनेंस लेगी, उसकी अगर कहीं और शादी होना है तो कैसे होगी। ये समाज की हकीकतें हैं। हम रोजी बातें कर सकते हैं, वो बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारा समाज जैसा है उसको समझना पड़ेगा। और ये यूसीसी पूरा पूरा बस ये दिखाता है कि ये लोग समाज की सच्चाइयों से कितना दूर है। इस सारा प्रोविजंस में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली ये इम्प्लीमेंट होने वाला है लिव इन रिलेशन, क्योंकि ये लिव इन रिलेशन नॉट ओनली कॉन्सेप्ट इज दे विल सी इट एज अ थ्रेट टू मैरिज। बहुत सारे लिव इन रिलेशंस, खासकर इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस रिलेशंस ही लिव इन रिलेशंस होने का संभावना एक ये लोग देख रहे हैं। तो इस पे भी एक खड़े नजर रखना चाहते हैं कि इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि कम्युनिटीज के आपस में
जो पहले भी ये लव जिहाद के नाम पे इन्होंने बहुत सारे एक मुहिम चलाए थे। तो आई थिंक इट्स रेगुलेशन इन अर्बन स्पेसेस, रेगुलेशन ऑफ इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप्स, इनका खास ये है। आप जो तीसरी बात आप उठा रहे हो कि प्रिवेसी फिर क्या होता, अगर प्रिवेसी खत्म किया जाए तो बहुत सारे ऐसे पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत सारे, जैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में अभी भी साउथ इंडिया में हमारा खुद का फैमिली में मैं देखता हूँ, वुमेन को जो 5 दिन जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं 5 दिन घर से बाहर रखा जाता है। और अंबेडकर खुद इसके बारे में लिखे, दलित एंड वुमेन आर 2 कम्युनिटीज विच एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी इन इंडिया। अब आप क्यों नहीं एक लॉ लाते हो फिर कि सारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो अछूतपन है उसको खत्म करो, फिर फैमिली में घुस के आप देखो हर फैमिली में कौन सा औरत आप पूजा इसमें घर में जा रही है, कौन सा औरत खाना बना दे रहे नहीं बना रहे, तो आप उसको भी रेगुलेट करो। फिर अगर सही में आपका वुमेन एम्पावरमेंट है तो वो भी करो, उसमें वो भी एक रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिस है, वो भी कई लोगों के नजर में बहुत रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, एक अनटचेबिलिटी का दूसरा फॉर्म है जैसे अंबेडकर जी ने कहा है, तो उस पर आप क्यों नहीं कर रहे हो रेगुलेशन? इस पर अभी भी बहस जारी है, वो बहस आप टैलेंट टॉप के अन्य वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हमारी नज़र भी इस पर बनी हुई है आज के दी टैलेंट टॉप शो में। लेकिन इतना ही, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।